डॉक्टर विनोदानंद झा का बिहार शिक्षा सेवा के विभिन्न पदों पर 31 वर्षों का उत्कृष्ट सफर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस राह पर चलते हैं वहां अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं। वैसे ही एक व्यक्ति हैं डॉक्टर विनोदानंद झा, जिन्होंने अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता से 31 वर्षों के इस सफर को सबके लिए अनुकरणीय बना दिया। डॉक्टर झा ने 2011-12 में सचिव के पद की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बिहार विद्यालय शिक्षा बोर्ड में परीक्षा और मूल्यांकन में आवश्यक सुधार किए। इन्होंने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिवस यानी 3 दिसंबर को पॉपुलर लेक्चर की शुरुआत की, जिससे मेधावी छात्र छात्राओं को शिक्षाविद के विचारों से अवगत कराया जाए। 2013-14 में पूर्वी चंपारण के शिक्षा पदाधिकारी के रूप में पढ़ो चंपारण अभियान से जिले में डॉक्टर झा ने गुणात्मक शिक्षा में एक महत्वपूर्ण पहल की, जिसके लिए उन्हें मानव संसाधन विकास विभाग भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। 2017 में सरकार द्वारा लागू मद्य निषेध के समर्थन में जन जागरूकता के लिए मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। इस मानव श्रृंखला में विशाल जन प्रतिभागिता के लिए गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इसके लिए राज्य के शिक्षा विभाग को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया। न भूतो न भविष्यति 2018 और 2019 में बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशा उन्मूलन तथा जल जीवन हरियाली के लिए ह्यूमन चेन बनाने की प्रक्रिया में इन्होंने नेतृत्व किया। चंपारण आंदोलन के 100 वर्ष पूरे होने तथा महात्मा गांधी के जन्म दिवस के 150 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित सभी कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। साथ ही डॉक्टर झा ने बच्चों के लिए 2 किताबें बनवाईं, बाबू की पाती तथा एक था मोहन, जो आप स्कूल असेंबली में पढ़ते हैं। उद्देश्य है राज्य की नई पीढ़ी गांधी जी के नैतिक मूल्यों को आत्मसात कर पाए। 7 सामाजिक पाप कर्म जो सभी कार्यालयों और विद्यालयों में लिखे जा रहे हैं, इस अभियान के भी यही प्रणेता हैं। इन सभी भूमिका के साथ बिहार शिक्षा सेवा में अपनी निश्चित पारी पूरी की। उत्कृष्ट सेवा के लिए इनकी सेवा का विस्तार किया गया है। इस नई पारी के लिए इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, आपके लिए उनके कुछ शब्द हैं। प्यारे बच्चों, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं दूरदर्शन और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपसे आज मुखातिब हूँ। कोरोना संकट के कारण हमारे विद्यालय बंद हैं और पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था पहले थी उसमें अंतर आ गया है, लेकिन शिक्षा विभाग बिहार सरकार प्रयत्नशील है कि विभिन्न माध्यमों से आपको हम पढ़ने लिखने में सहायता करें और आप अपने सीखने के काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। प्यारे बच्चों, आप चीनी खाए होंगे, उसका स्वाद कैसा लगता है? चीनी मीठी होती है, लेकिन वो तब मीठी लगती है जब जीभ पर डाली जाती है। यदि किसी के पाँव पर चीनी गिराया जाए तो मीठी नहीं लगेगी। उसी तरह पढ़ाई में भी है। आपके घर में किताबें हैं, कॉपी है, कलम है, आप सोचते भी हैं, लेकिन सब मिलजुल करके जब आप सीखने का काम करेंगे तब शिक्षा आगे बढ़ेगी। आपको सीखना है और सीखने के लिए 2-3 बातें ज़रूरत की हैं। पहली बात तो ये कि थोड़ा नियमित समय देना। स्कूल तो समय से खुलता और बंद होता था, अभी घर पर तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो एक आप अपना एक रूटीन बनाएं कि नहीं, इतनी देर तो मैं गणित बनाऊंगा, इतनी देर साहित्य पढ़ूंगा। कुछ न कुछ एक कार्यक्रम बना करके आप पढ़ने का नियमित काम करें और पढ़ने में चीज़ों को समझने की कोशिश करना। कई बार हम सीधे रट जाते हैं,
तो रटी हुई चीज़ें आगे बहुत दिनों तक काम नहीं देती है। यदि समझ के हम पढ़ेंगे तो हमें वह आगे ले जाएगी। और इसके लिए मन में सवाल भी उठेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। ये सब सोचना, प्रश्नों को उठाना होता है। कई बार प्रश्न के जवाब आपको नहीं भी मिलेंगे तो आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, घर में अपने भाई से, माता से, अभिभावक से जो आपकी मदद करें, उनसे प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश किया जा सकता है। और फिर प्रश्न आपको सीखने की क्रिया में मदद करेंगे। तो हमें समझ करके पढ़ना है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, बार बार अभ्यास करना। अपने यहाँ कहावत है, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। अर्थात जो बार बार अभ्यास करता है वो चीज़ों को जान जाता है। इसलिए जैसे गणित के अभ्यास हैं तो बार बार करना पड़ेगा। लेख लिखना है, बार बार लिखना पड़ेगा। एक ही बार लिखने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है। तो अभ्यास करना। तो पहली बात मैंने बताया, रूटीन बना के काम करना। दूसरी बात बताया, पढ़ाई को समझ के साथ आगे ले जाना, प्रश्नों को उठाना और बार बार अभ्यास करना। इन तरीक़ों से आप बहुत आगे जाएंगे। और विद्यालय नहीं भी चलता है, शिक्षक से मुलाकात नहीं भी होती है, तो भी आप इन माध्यमों से, दूरदर्शन में जो पढ़ाई की प्रक्रिया हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसकी मदद से आप अच्छे जानकार हो सकते हैं, अपने वर्ग के अनुसार अच्छा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। एक बात और, कई बार लोगों को लगता है कि ये विषय बड़ा कठिन है। आप जानिए, किसी का भी दिमाग कमज़ोर नहीं होता है। वास्तव में हम लोग ठोस प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए कई बार पिछड़ जाते हैं। हो सकता है कोई एक बार में समझ जाए, हम 2 बार में समझेंगे। अपने यहाँ कई महापुरुष हुए हैं जो शुरू में बचपन में उन्हें भी पढ़ाई बहुत भारी लगती थी, लेकिन बार बार कोशिश करते रहे तो उन्होंने दुनिया में नाम किया। आप भी कर सकते हैं। हर बच्चे में प्रतिभा होती है, लेकिन लगन के साथ आगे बढ़ने की है। मुझे बहुत खुशी है कि आप पढ़ाई के लिए तैयार हैं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और निश्चित रूप से आप जीवन में सफल होंगे। और अंतिम बात, शिक्षा ही है जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है। बहुत को गरीबी का कष्ट है, किसी को स्वास्थ्य का कष्ट है, किसी को घर परिवार में सुख शांति का कष्ट है। इस कष्ट से हमें कौन दूर करेगा? कोई नहीं। हम अपने आप को दूर करेंगे शिक्षित बना करके। प्यारे बच्चों, तो हमें पढ़ाई भी करनी है, कोरोना के संकट से अपने आप को भी बचाना है और जीवन में अच्छा करना है। आप अच्छा करेंगे तो आपके माता पिता खुश होंगे, गांव समाज खुश होगा और बिहार भी आगे बढ़ेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सभी ने अभी सुना कि किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या देखने वाले हैं। आज हम कुछ नई नई चीजें देखेंगे, जिसकी शुरुआत हम एक योगा से करेंगे, यानी प्राणायाम से करेंगे और सीखेंगे कि प्राणायाम के क्या फायदे होते हैं और इसे कैसे करना चाहिए। इसके बाद हम बापू की पाती के एक पाठ को देखेंगे। उसके बाद हमें अपने गुस्से को कैसे काबू करना चाहिए, उसकी कुछ तरकीबें देखेंगे। गुस्सा काबू कर लेने के बाद पीयर प्रेशर यानी दोस्तों का दबाव कैसा होता है और उससे कैसे डील करना चाहिए, उसके कुछ तरीके जानेंगे। और आज के एपिसोड में सबसे आखिरी में हम कुछ ऐसे टिप्स जानेंगे जो कि विद्यार्थियों को समय का सही उपयोग करने में फायदेमंद होगा, यानी कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ले आओ पूरा भरकर अपने सवालों का थैला, इस रेनबो के रंगों में ना कोई रहे अकेला। अरे स्कूल तक भी जाने की चिंता को कहो बाय बाय, यूं घर में लगे
मेरा नाम है विनया। मैं मुंबई में योगा सिखाती हूँ। आज मैं आपको प्राणायाम सिखाने वाली हूँ, लेकिन ये सीखने के पहले आओ जानते हैं प्राणायाम का मतलब क्या है और प्राणायाम ज़रूरी क्यों है। प्राणायाम यानी प्राण का नियमित रूप से उपयोग करना या कंट्रोल करना। प्राण यानी हमारे लिए ब्रेथ या सांस का नियमित रूप से कंट्रोल करना। लेकिन दरअसल प्राणायाम ये एक संस्कृत वर्ड प्राण से डिटरमिन हुआ है, जिसका मतलब है एनर्जी फोर्स, जो हम सब में है। अभी सांस पे ध्यान देना जरूरी क्यों है? जिस तरह से किसी गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन ये हमारी ड्यूटी है कि ये ऑक्सीजन शरीर के हर हिस्से में पहुंचाया जाए, और इसी के लिए ब्रेथ पे ध्यान देना या सांस पे ध्यान देना जरूरी है। तो आज मैं जो आपको प्राणायाम सिखाऊंगी वो है डीप ब्रीदिंग, और उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे फर्स्ट बेनिफिट है इससे आपके फेफड़ों की यानी कि लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव होगी, आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा, आपकी कंसंट्रेशन फोकस लेवल बढ़ेगा, एंड प्लस ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम, थ्रू आउट द बॉडी भी इम्प्रूव होगा। लेकिन ये प्राणायाम प्रैक्टिस करने के पहले, इनफैक्ट कोई भी प्राणायाम प्रैक्टिस करने के पहले देयर आर सम कंडीशंस जो हमें फॉलो करने चाहिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन, प्राणायाम 12 इयर्स एंड अबव एज के बच्चे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्राणायाम नॉर्मली खाली पेट पे प्रैक्टिस किया जाता है। अगर आपने कुछ खा लिया हो तो 3 घंटे के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्राणायाम प्रैक्टिस करने के पहले आप नहा लीजिए, या हो सका तो हाथ मुंह धो लीजिए। प्राणायाम नॉर्मली ढीले और स्वच्छ कपड़ों में प्रैक्टिस किया जाता है। ऑल्सो प्राणायाम करने के बाद तुरंत बाद नहीं नहाइए, आधे या 1 घंटे के बाद आप नहा सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि प्राणायाम आप निर्धारित समय और जगह पर करें। ऑल्सो प्राणायाम आप कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर यानी पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। करने से पहले आप जहाँ पे बैठने वाले हो वहाँ पे कोई भी तरीके का कपड़ा या मैट बिछा के उस पे बैठ के कर सकते हैं। ये प्राणायाम प्रैक्टिस करने के पहले आपको एक टिश्यू पेपर लेना पड़ेगा, या फिर एक कोई पतला कपड़ा अगर आपके पास है, या हैंकरचिफ या नैपकिन आप ले सकते हो। हैंकरचिफ को हम राइट हैंड में ऐसे पकड़ेंगे और इनहेल करते हुए, सांस अंदर लेते हुए और एक्सहेल करते हुए हम सांस नैपकिन या टिश्यू पेपर पे छोड़ेंगे। अभी हमें इस पे ध्यान देना है कि हम कितनी देर तक ये सांस छोड़ सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए, हमें काउंट करना है कि हम कितनी देर तक सांस छोड़ सकते हैं। वंस अगेन मैं आपको दिखाती हूँ। इनहेल करते हुए यानी सांस अंदर लेते हुए, और रुकिए। इस बार का चैलेंज है कि जो बच्चे एक सांस में 10 सेकेंड से ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं वो बच्चे मुझे वीडियोस बना के भेजिए। यानी आपको नैपकिन सामने पकड़ के एक्सेल करना है लंबे समय तक और मुझे वीडियोस भेजना है। तो बच्चों, आज जो मैंने आपको प्राणायाम सिखाया वो काफी बेसिक डीप ब्रीदिंग प्राणायाम है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्राणायाम, जैसे मैंने आपको कहा, इट ऑल्सो कंट्रोल्स योर इमोशंस। सो अगर आप ब्रेथ पे कंट्रोल करोगे तो आपके इमोशंस पे भी कंट्रोल कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा आता है या आप किसी चीज़ से डर जाते हो तो आपकी सांस बहुत फास्ट, बहुत तेज हो जाती है। तो प्राणायाम के रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से आप अपने ब्रेथ पे कंट्रोल कर पाओगे, और ब्रेथ के कंट्रोल से आप अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल कर पाओगे। तो कभी आपको गुस्सा आएगा तो आप गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हो, कभी आप डर जाओगे या कभी कुछ एंजाइटी अटैक आया या स्ट्रेस आया तो आप उस पे भी कंट्रोल कर सकते हैं प्राणायाम की नियमित प्रैक्टिस से।
तो आई होप बच्चों इस वीडियो से आपको प्राणायाम का बेसिक इम्पोर्टेंस समझ में आ गया हो। थैंक यू। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। नॉलेज के जंगल में खो जाए। बापू की कहानी। गुजरात राज्य का एक खुशहाल इलाका है सौराष्ट्र, जिसे काठियावाड़ भी कहते हैं। इसी में समुद्र के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है पोरबंदर। आज से 150 साल पहले यह एक रियासत थी। यहाँ एक राजघराने का शासन था। यहीं पर 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। पुतलीबाई, मोहन की माँ, उसे प्यार से मोनिया पुकारती थी। मोहन के पिता करमचंद कबा गांधी, उनके पिता की ही तरह वे भी राज रजवाड़ों में दीवान थे। दीवान यानी रियासत के प्रधानमंत्री। करमचंद गांधी कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, पर उनकी सूझबूझ और नेक दिली में सभी का भरोसा था। वे हमेशा शुद्ध न्याय ही करते थे। धन बटोरने का लोभ उन्होंने कभी नहीं किया। पुतलीबाई थी धर्म की पक्की। लंबे और कठोर उपवास रखती, रोज मंदिर में जाती, जहाँ वेद, पुराण और गीता के साथ ही कुरान और तरह तरह के संतों के उपदेश भी लिखे होते। मोहन का घर 3 मंजिल और 12 कमरे वाला, इसी में उनका जन्म हुआ। मोहन के भाई लक्ष्मीदास और करसनदास और बहन रलियात। मोहन सबसे छोटा था। छुटपन में उसकी बहन रलियात उसे खूब खिलाती थी और खूब बहलाती थी। मोहन बहुत चंचल था, जरा देर भी शांत नहीं बैठता था। कुत्तों के कान उमेटने में उसे बहुत मजा आता। मोहन के घर मजेदार स्वादिष्ट खाना पकता था। वैष्णव शाकाहारी भोजन। तरकारी बनाने के लिए सब्जी अक्सर उसके पिताजी ही काटते थे। वह 5 साल का था तब मोहन का परिवार राजकोट चला आया। जल्दी ही उसके पिताजी वहां के दीवान बन गए। ओखा नाम का एक लड़का उनके घर सफाई करने आता था। मोहन उससे दोस्ती करना चाहते थे, पर उनकी माँ कहती, ओखा अछूत है, उसे छूना नहीं चाहिए। मोहन को छुआछूत गलत लगती थी, पर माँ का कहा टालना भी गलत था। राजकोट में मोहन नियमित पाठशाला जाने लगा। उसे स्कूल अच्छा नहीं लगता था। लाज आती थी, डर लगता था कि दूसरे उस पर हंसेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। जरूरत से ज्यादा किसी से बात नहीं करता।
शिक्षकों से भी नहीं। घंटी बजते ही अंदर घुसता और कक्षा पूरी होते दौड़ता हुआ वापस लौट आता। उसकी किताबें और पाठ ही उसके दोस्त थे। मोहन एक मामूली छात्र था, ना तो बहुत होशियार और ना एकदम फिसड्डी। हाँ, उसने कभी शिक्षकों या सहपाठियों से झूठ नहीं बोला, यह उससे होता ही नहीं था। एक बार उसे अध्यापक महोदय ने खुद नकल करने के लिए कहा, लेकिन यह बात उसे समझ में नहीं आई। विद्यालय के पाठ ही पूरे नहीं हो पाते थे, कुछ और पढ़ना तो बहुत दूर की बात। एक बार उसने अपने पिता की लाई एक किताब पढ़ी। उसमें माता पिता की सेवा करने वाले श्रवण कुमार की कहानी थी, जिसे बाद में उसने एक चलचित्र में भी देखा। मोहन एकदम श्रवण कुमार जैसे बनना चाहता था। उसका असर इतना गहरा पड़ा कि मोहन ने चलचित्र का संगीत अपने बाजे पर बजाना सीख लिया। मोहन के माता पिता सत्य और धर्म को ही सदा मानते थे। उसने देखा कि वे सच्चाई के लिए बहुत कुछ त्याग कर सकते थे। उसके ऊपर श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र की कहानियां, सत्य की ताकत मोहन के मन में और गहरी बैठ गई। उस समय नौटंकी दिखाने वाले घूमते रहते थे, खेला दिखाने के लिए। एक बार राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने मोहन गया। हरिश्चंद्र हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। मोहन को नाटक इतना बढ़िया लगा कि बार बार देखने की इच्छा होती। नाटक के वाक्य वे अपने मन में दोहराता। उसे लगता, सब लोग हरिश्चंद्र की ही तरह सत्यवादी क्यों नहीं हो जाते। ले आओ पूरा भरकर अपने सवालों का थैला, इस रेनबो के रंगों में ना कोई रहे अकेला। अरे स्कूल तक भी जाने की चिंता को कहो बाय बाय, यूं घर में लगेगा भैया अब तो दुनिया भर का मेला। ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला, क्यों पोयम इतनी लंबी होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्कार, मैं हूं काव्या अरसदानी और मैं एक काउंसलर हूं। कभी सुना है ये शब्द काउंसलर पहले? पता है, कई सालों तक मुझे खुद को पता नहीं था कि एक काउंसलर क्या होता है, क्या काम करता है। आज मैं खुद एक काउंसलर हूं और पिछले 15 सालों से काउंसलिंग कर रही हूं। ये काउंसलर मैं कैसे बनी, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, सुनाऊं? जब मैं छोटी थी तो 3 भाइयों बहनों में से सबसे बड़ी थी, लेकिन मुझ में ना ऐसा कोई खास टैलेंट या खूबी नहीं थी जैसे आप में है। कितने सारे लोग कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ब्रिलियंट हैं, चैंपियंस हैं, कुछ स्पोर्ट्स में जलवा दिखाते हैं, कुछ जूनियर मास्टर शेफ्स हैं, कुछ पेंटिंग करते हैं, कुछ डांसिंग करते हैं, कुछ सिंगिंग करते हैं। कितनी सारी खूबियां दिखती है ना आप सब में। मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं दिखती थी। मैं बस बोलती जाती थी, बोलती जाती थी, बोलती जाती थी। आज भी बहुत बोलती हूँ। लेकिन तब मेरे छोटे भाई बहन बहुत स्मार्ट थे, आज भी स्मार्ट है। एक पायलट है, एक लॉयर है। तो मेरे पापा मुझसे कहा करते थे, सबका कुछ न कुछ हो जाएगा काव्यल, तुम्हारा क्या होगा, तुम सिर्फ बातें करती हो। और मैंने उन्हें ऐसे ही पूछा था, पापा काश मुझे कभी कोई बातें करने का काम दे दे। और देखिए, मैं बातें कर रही हूँ अभी आपके साथ। जैसे ही मैं बड़ी हुई तो नाराज रहती थी, अपसेट रहती थी,
कभी कोई खूबी नहीं थी ना, कभी कोई प्राइज नहीं मिला था, कोई कंपटीशन नहीं जीता था, तो कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में। ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं किसी चीज के काबिल हूँ या काबिल नहीं हूँ, कोई मुझे पसंद करेगा पसंद नहीं करेगा, मैं कभी भी कुछ भी बन पाऊंगी या नहीं। तो जैसे चुपचाप रहती थी तो मुझे किसी ने कहा शायद तुम्हें काउंसलर की जरूरत है। जैसे हम बीमार होते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारे शरीर का चेकअप करते हैं, वैसे ही काउंसलर्स हमारे मन और भावनाओं का चेकअप करता है। अगर हम टूट जाते हैं तो हमें हौसला देता है, अगर हम नाराज हो जाते हैं तो हमें खुश करता है ना। बहुत ही खूबसूरत काम एक काउंसलर का। पिछले 15 सालों में मैंने लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चों और बड़ों से बात की होगी। मुझे बच्चे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्या चीज होते हैं बच्चे, जरा सा डांट दो तो नाराज हो जाते हैं, जरा सा प्यार दे दो तो फूलों की तरह खिल जाते हैं, जरा सा हाथ बढ़ा दो तो आसमान छू लेते हैं। इसीलिए मैं आ रही हूँ आपसे मिलने रोज, कुछ ऐसे नुस्खे लेके, कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके जो आपको आगे बढ़ने में और बेटर सुपर पावर डेवलप करने में आपकी मदद करेंगी। मैं तैयार हूं आपसे मिलने के लिए। क्या आप तैयार हैं? आई कांट वेट टू सी यू। नमस्कार। मेरे कई रूप हैं, ये और ये भी। पहचान कौन? अरे काव्यल नहीं बाबा, गुस्सा। ये सब रूप गुस्से के हैं, एंगर, क्रोध। तो आज तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस चीज पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, और आज हम बात करेंगे गुस्से को काबू करने की कुछ तरकीबों पे। जब हमें गुस्सा आता है तो सबसे पहले क्या करने का मन करता है? बोलो बोलो, हम सबको पता है। सबसे पहले हमें मन होता है कि किसी को 2 गालियां देके ठोक दे, मार दे। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो या तो हम अस्पताल जाएंगे या तो पुलिस थाने, क्योंकि अगर हमने किसी पे हाथ उठाया तो भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन हाथ उठाना तो चाहिए, लेकिन किस पे? किसी सेफ चीज पे। ये है मेरा तरकीब नंबर 1, मेरी सबसे फेवरेट तरकीब गुस्सा निकालने की। 2 तकिए लीजिए, उसे अपने ऐसे लैप पे रखिए और मारिए इसे पेट भर के। दिखाऊं कैसे? हंसिएगा मत। अब मैं सोच रही हूँ मैं किसका गुस्सा निकालूं। आ गया समझ में। देखिए मैं अब गुस्सा कैसे निकालती हूँ। निकल गया गुस्सा। तरकीब नंबर 2, इसे बोलते हैं पुशिंग द वॉल, मतलब एक दीवार ढूंढनी है। और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी एनर्जी हमारे शरीर में घूमती रहती है, स्पेशली गुस्से वाली। ये एनर्जी को हमें दीवार पे निकालना है। कैसे? ये सोचना है कि ये दीवार को मैं धक्का मार के आगे लेके जाने वाली हूँ। पूरी ताकत लगानी है, ही मैन सुपरमैन के जैसे। ये देखिए, इसे आप साउंड इफेक्ट्स के साथ कर सकते हैं या बिना साउंड इफेक्ट्स के, लेकिन करिएगा जरूर। जितनी गुस्से की एनर्जी है ना, वो सब थकान में निकल जाएगी। और ये जब आप कर लेंगे तो आपका शरीर हल्का और रिलैक्स्ड और गुस्सा फ्री हो जाएगा। तरकीब नंबर 3 का नाम है ब्लो आउट, मतलब बाहर फूंक देना। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको गुस्सा किस पे आया है। सपोज मुझे गुस्सा आया है किसी राजू नाम के लड़के पे, तो राजू के बारे में सोचना है और अपने हाथों में वो पूरा गुस्सा ऐसे कलेक्ट करना है। अंदर सांस लेके सोचो राजू के गुस्से के बारे में, फिर हाथों को अपने सर के ऊपर से लेके नीचे फेंकना है जमीन की ओर, जोर से राजू का नाम लेते हुए, राजू। ये एक बार फेंक दिया, अब दोबारा फिर से, राजू। दूसरी बार फेंक दिया, अब तीसरी बार बहुत शांति से और नम्रता से इस गुस्से को जमीन पे डालना है। राजू,
एक्सरसाइज हमारे शरीर से उस गुस्से की एनर्जी को निकाल बाहर फेंकता है। आपकी मुस्कुराहट का और आपकी सेहत का ध्यान रखना, उसका प्रॉमिस मैंने लिया है। इसलिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुस्से को बाहर फेंकिए और मैं फिर मिलूंगी आपको कुछ और नुस्खे लेकर आपके शो पे। नमस्कार। ले आओ पूरा भरकर अपने सवालों का थैला, इस रेनबो के रंगों में ना कोई रहे अकेला। अरे स्कूल तक भी जाने की चिंता को कहो बाय बाय, यूं घर में लगेगा भैया अब तो दुनिया भर का मेला। ये सारे अक्षरों का, नंबरों का क्या है झमेला, क्यों पोयम इतनी लंबी होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्कार, मैं हूं काव्या सेदानी और मैं एक काउंसलर हूं। कभी सुना है ये शब्द काउंसलर पहले? पता है, कई सालों तक मुझे खुद को पता नहीं था कि एक काउंसलर क्या होता है, क्या काम करता है। आज मैं खुद एक काउंसलर हूं और पिछले 15 सालों से काउंसलिंग कर रही हूं। ये काउंसलर मैं कैसे बनी, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, सुनाओ। जब मैं छोटी थी तो 3 भाइयों बहनों में से सबसे बड़ी थी, लेकिन मुझ में ना ऐसा कोई खास टैलेंट या खूबी नहीं थी जैसे आप में है। कितने सारे लोग कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ब्रिलियंट हैं, चैंपियंस हैं, कुछ स्पोर्ट्स में जलवा दिखाते हैं, कुछ जूनियर मास्टर शेफ्स हैं, कुछ पेंटिंग करते हैं, कुछ डांसिंग करते हैं, कुछ सिंगिंग करते हैं। कितनी सारी खूबियां दिखती है ना आप सब में। मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं दिखती थी। मैं बस बोलती जाती थी, बोलती जाती थी, बोलती जाती थी। आज भी बहुत बोलती हूँ। लेकिन तब मेरे छोटे भाई बहन बहुत स्मार्ट थे, आज भी स्मार्ट है। एक पायलट है, एक लॉयर है। तो मेरे पापा मुझसे कहा करते थे, सबका कुछ न कुछ हो जाएगा काव्यल, तुम्हारा क्या होगा, तुम सिर्फ बातें करती हो। और मैंने उन्हें ऐसे ही पूछा था, पापा काश मुझे कभी कोई बातें करने का काम दे दे। और देखिए, मैं बातें कर रही हूँ अभी आपके साथ। जैसे ही मैं बड़ी हुई तो नाराज रहती थी, अपसेट रहती थी। कभी कोई खूबी नहीं थी ना, कभी कोई प्राइज नहीं मिला था, कोई कंपटीशन नहीं जीता था, तो कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में। ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं किसी चीज के काबिल हूँ या काबिल नहीं हूँ, कोई मुझे पसंद करेगा, पसंद नहीं करेगा, मैं कभी भी कुछ भी बन पाऊंगी या नहीं। तो जैसे चुपचाप रहती थी तो मुझे किसी ने कहा, शायद तुम्हें काउंसलर की जरूरत है। जैसे हम बीमार होते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारे शरीर का चेकअप करते हैं, वैसे ही काउंसलर्स हमारे मन और भावनाओं का चेकअप करता है। अगर हम टूट जाते हैं तो हमें हौसला देता है, अगर हम नाराज हो जाते हैं तो हमें खुश करता है ना। बहुत ही खूबसूरत काम एक काउंसलर का। पिछले 15 सालों में मैंने लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चों और बड़ों से बात की होगी। मुझे बच्चे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्या चीज होते हैं बच्चे, जरा सा डांट दो तो नाराज हो जाते हैं, जरा सा प्यार दे दो तो फूलों की तरह खिल जाते हैं, जरा सा हाथ बढ़ा दो तो आसमान छू लेते हैं। इसीलिए मैं आ रही हूँ आपसे मिलने रोज, कुछ ऐसे नुस्खे लेके, कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके जो आपको आगे बढ़ने में और बेटर सुपर पावर डेवलप करने में आपकी मदद करेंगी। मैं तैयार हूँ आपसे मिलने के लिए।
क्या आप तैयार हैं? आई कांट वेट टू सी यू। नमस्कार। कहते हैं कि दोस्त हमारा वो परिवार है जिसे हम अपने लिए खुद चुनते हैं। तो कभी कभी हमारे दोस्त फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि आपके मम्मी पापा आपको कभी कभी डांट भी देंगे कि तुम्हारा ये दोस्त मुझे पसंद नहीं, उस सहेली के साथ मत रहा करो, उसका इन्फ्लुएंस तुम पर ठीक नहीं। और ये सुनना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें हमारे दोस्त जान से प्यारे हैं। लेकिन क्यों कहते हैं वो हमको ध्यान रखने के लिए? ऐसा क्या हो जाता है हमें जब हम किसी और के दबाव में आते हैं? क्या हमारी आंखों पर एक पट्टी बन जाती है कि हमें क्या सही है क्या गलत है समझ में नहीं आता? शायद ऐसा ही कुछ होता होगा। ये दोस्तों का दबाव हम पे कैसा असर कर सकता है, ये समझने के लिए अगर आपने वो मूवी फैशन देखी है प्रियंका चोपड़ा की, वहां पे आपको समझ में आएगा कि एक अच्छी खासी प्यारी सी लड़की जो एक छोटे शहर से आती है बड़े शहर में, और यहाँ पे मॉडलिंग के चक्कर में या एक्टिंग के चक्कर में वो कुछ ऐसे दोस्तों के साथ मिल जाती है जो सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, उनकी आदतें ठीक नहीं हैं, उनके तरीके ठीक नहीं हैं, लेकिन उसे इतना डर लगा रहता है कि अगर मैं इनके जैसी नहीं बनी तो ये लोग मुझे अपनाएंगे नहीं। तो इंडस्ट्री के लोग उसे अपना ले, उसे पसंद करे, उसे अपना समझे, ये उसके लिए इतना जरूरी हो गया था कि उन लोगों के साथ साथ रह के वो अपने आप को ही भूल गई। और अपने आप को भूल के फिर कैसा उसमें फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन आ गया था, ये मूवी उस बारे में है। कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा। पता है, हजारों साल पहले जब लोग भेड़ियों के जैसे जंगल में रहते थे, इकट्ठा रहते थे, ग्रुप में रहते थे, इंग्लिश में उनको बोलते थे हंटर गैदरर्स। एक साथ क्यों रहते थे? क्योंकि तभी जंगल में बहुत खतरा हो सकता था। कुछ लोग लकड़ियां लेने जाते, कुछ और लोग खाना ढूंढने जाते, कुछ और लोग घर बनाने में लगे रहते। लेकिन इस वक्त अगर कोई जंगल में अकेला रह गया तो उसका मतलब ये है कि वो खो सकता था, कोई जंगली जानवर उसको आके खा सकता था, वो अपने परिवार से जुदा हो सकता था। तब से हमें ये डर लगा रहता है कि अगर मैं अकेली रह गई तो मैं मर जाऊंगी। हालात आज इतने कठोर नहीं हैं, लेकिन हम और हमारा दिमाग वो मेमोरीज को भूल ही नहीं पाता कि आज भी आप कुछ दिनों के लिए अकेले रह गए तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं। तो ये एक साथ बने रहने का जो रहस्य है वो हजारों साल पहले उन जंगलों में से आता है। इस हजारों साल पुराने डर की वजह से हम आज भी कुछ गलत दोस्तों के साथ जमे रहते हैं। अगर उन्होंने कुछ रूल्स बांध लिए कि अगर तुमको हमारे ग्रुप में रहना है तो तुमको हमारे साथ सिगरेट पीनी पड़ेगी, या कल घर से 100 रुपए चोरी करके लेके आओ वरना हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम उनके रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते रहते हैं और इस दलदल में फंसते रहते हैं। अगर किसी के साथ जुड़े रहने के लिए वो हमसे गलत काम करवा रहे हैं तो क्या वो हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन? ऐसे लोगों से तो जुदा रहना या अकेला रहना ही ठीक होगा हमारे लिए। ये तो ऐसी बात हो गई कि मुझे बहुत प्यास लगी थी लेकिन पानी पीने के लिए कुछ था नहीं, सामने एक शीशी पड़ी थी लेकिन शीशी में जहर था, लेकिन क्या करूं, इतनी प्यास लगी थी कि मैं जहर पी गई। ये क्या बात हुई? ये याद रखिए कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर दोस्त भी एक जैसा नहीं होता। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ब्यूटीफुल दोस्त बन सकते हैं आपके लिए, अमेजिंग फ्रेंड्स बन सकते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए पहले आपको वो जो गड़बड़ वाले दोस्त हैं उनका हाथ छोड़ने की हिम्मत करनी पड़ेगी। अच्छे साथियों का दबाव आपको यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकता है, जैसे एक रॉकेट उड़ान भरता है। जरा सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त आपको कहता है तू पढ़ाई में कितनी अच्छी है, थोड़ी और मेहनत कर, चल मैं भी तुझे हेल्प करती हूँ, हम दोनों साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे, तो आपके ग्रेड्स और आपके रिपोर्ट कार्ड्स ऐसे ऊपर जाने लगेंगे। या कोई आपका ऐसा दोस्त है
जो आपको कहता है यार थोड़ा और फिट रहा कर, मैं देख कितना फिट हूँ, चल आज से मैं देखता हूँ कि तू कैसे एक्सरसाइज करता है, तो आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। ऐसे दोस्त ढूंढिए अपने लिए और फिर उनका हाथ अगर पकड़िएगा तो कभी छोड़िएगा मत, क्योंकि अच्छे दोस्त मुश्किल से मिलते हैं। और आपको कोई अच्छा दोस्त मिले ना मिले, आप एक अच्छा दोस्त बन जरूर सकते हैं। तो आप मुझे आज प्रॉमिस कीजिए कि आप दूसरे लोगों के लिए पॉजिटिव पीयर प्रेशर बना के रखेंगे, यानी पॉजिटिव दबाव बना के रखेंगे। किसी और को इंस्पायर कीजिए अच्छा बनने के लिए, अच्छा सोचने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। प्रॉमिस करेंगे मुझे? चलिए अपने सर पे हाथ रखिए और बोलिए मेरे पीछे कि आज मैं प्रॉमिस करती हूँ या प्रॉमिस करता हूँ कि आज से मैं किसी और के लिए एक दिए जैसा बनूंगा, रोशनी दूंगा, इंस्पायर करूंगा, अच्छे काम करूंगा, अच्छी बातें सोचूंगा, अच्छी बातें बोलूंगा। मैंने एक अच्छा दोस्त नहीं बना तो मेरे सर के सारे बाल उड़ जाएंगे। तो आप ये प्रॉमिस पूरा करेंगे ना? मैं जानती हूं आप कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी ऐसा कुछ किया है कि किसी और को अच्छे मार्ग पे लाया है या किसी और को इंस्पायर किया है, तो मुझे लिखिएगा जरूर। नेक्स्ट एपिसोड में मैं वो लेटर पढ़ूंगी और आपके लिए रहेगा कोई स्पेशल सरप्राइज। तो मैं दोबारा मिलूंगी आपको, तब तक फ्रॉम काव्या सिदानी, आपकी फेवरेट काउंसलर और खुशियों की डॉक्टर। बाय बाय। ले आओ पूरा भरकर अपने सवालों का थैला, इस रेनबो के रंगों में ना कोई रहे अकेला। अरे स्कूल तक भी जाने की चिंता को कहो बाय बाय, यूं घर में लगेगा भैया अब तो दुनिया भर का मेला। ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला, क्यों पोयम इतनी लंबी होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। ओह ये चैप्टर कैसे खत्म होगा? ओह माय गॉड, ये मैथ्स के इतना टफ क्वेश्चंस। ओह माय गॉड, केमिस्ट्री में भी इतने सारे क्वेश्चंस। ओह माय गॉड, फिजिक्स में इतना सारा सब कुछ कैसे मैं हैंडल करूंगी? इतना ज्यादा प्रेशर। ओह माय गॉड, कोई तो मेरी हेल्प करो, मदद करो प्लीज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशबू चंद्रा है और मैं माइक्रोसॉफ्ट में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स की जो विद्यार्थियों के समय का सही उपयोग करने में मदद करेंगे, यानी कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स फॉर स्टूडेंट्स। अगर हम एक विद्यार्थी के जीवन को गौर से देखेंगे तो हमें यह पता चलता है कि एक विद्यार्थी का जीवन काफी व्यस्त हो सकता है। अनेक विषयों की पढ़ाई, एग्जाम की तैयारी और होमवर्क भी। इस बीच में एक विद्यार्थी बहुत ही कम समय निकाल पाता है अपनी शौकों को पूरा करने के लिए, अपनी मन पसंदीदा काम करने के लिए, जैसे कि सिंगिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन। इन सब चीजों के कारण एक विद्यार्थी का जीवन काफी तनावपूर्ण हो सकता है। लाइफ में या किसी परीक्षा में सफलता पाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक बैलेंस या संतुलित दिनचर्या का पालन करें। तो अब मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगी समय का सही उपयोग करके सफलता पाने के लिए। पहला स्टेप है
एक डेली स्केड्यूल बनाना। जैसे मैं 7 से 8 बजे तक अपना टाइम मेडिटेशन और ब्रेकफास्ट को देना चाहती हूँ। 8 से 9 बजे तक मैं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहती हूँ। 9 से 12 बजे तक मैं अपना टाइम मैथमेटिक्स में स्पेंड करना चाहती हूँ। 12 से 1 मैंने लंच टाइम फिक्स किया है और 1 से 2 मैंने हॉबी टाइम फिक्स किया है। 2 से 4 बजे तक फिज़िक्स के लिए, 4 से 6 बजे तक केमिस्ट्री के लिए, फिर 6 से 7 के बीच में मैं एक छोटा ब्रेक और ले रही हूँ अपने हॉबी के लिए और डिनर के लिए। इससे मुझे ये भी टाइम मिलेगा कि मैं अपने फैमिली मेम्बर से थोड़ी बात कर सकूँ और मैं अपने साइड में जो भी मेरे शौक़ है मैं उसको भी पूरा कर सकूँ। और 7 से 10 बजे मैंने होमवर्क के लिए बुक किया है और मैंने इस शेड्यूल में 10 से 11 के बीच में रिवीजन का भी टाइम रखा है, ताकि मैं दिन भर में जितनी पढ़ाई की हूँ वो सब मैं रात में रिवाइज कर पाऊँ। दूसरा स्टेप है अपने लिए एक लक्ष्य तय करना। आप जैसे देख सकते हैं कि मेरा ये स्केड्यूल ऐसे सेट है, इसको मैंने एक और लेवल पे थोड़ा डिटेल करने के लिए कोशिश की है। और आप यहाँ देखेंगे कि मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए लिख रही हूँ कि मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। जैसे मैंने मैथ्स में चूज़ किया है, मैं कैलकुलस में टाइम स्पेंड करूँगी, फिज़िक्स में मैं मोशन इन अ प्लेन पढ़ूँगी और केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ अ एटम पढ़ूँगी। तो ये एक और डिटेल लेवल में मेरा स्केड्यूल बना है और मुझे पता है कि मेरा लक्ष्य ये है कि इस दिन में मुझे ये सारे चैप्टर्स जो मेरी कक्षा के लिए पर्याप्त है मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तीसरा स्टेप है कि अपने आसपास से सारी डिस्ट्रैक्शंस हटाना। डिस्ट्रैक्शंस हटाना क्या होता है? डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, कंप्यूटर, या आसपास में बच्चों की खेलने की शोर, या फिर कहीं दूर से कुछ गाना बजना जो कि आपके जो वो 1 या 2 घंटे की जो टाइम है जहां आप पढ़ाई करना चाहते हैं, जहां आप एक टॉपिक कंप्लीट करना चाहते हैं, वो हो नहीं पा रहा हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इन सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। आप एक ऐसे किसी स्थान को चूज़ करें जहाँ पर कि ये सारी आवाज़ें और डिस्ट्रैक्शंस ना हो और आप अपनी पढ़ाई के तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएँ। बेटा चीनी ले आओ। उफ, मम्मी भी ना। मम्मी मैं बाद में जाऊंगी अपना मैथ्स का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। चौथा स्टेप है अपनी होमवर्क सबसे पहले पूरी करना। 5वां स्टेप है कि चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक में ब्रेक करना। आखिरी स्टेप ये है कि आप अपने डेली स्केड्यूल की सफलता या असफलता के बाद अपने स्केड्यूल को परिवर्तित करें ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाए। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये मेरा पहला स्केड्यूल था और मैंने देखा कि ये थोड़ा सा मेरे लिए अनईजी हो गया क्योंकि यहाँ पर मैंने ज़्यादा टाइम किसी एक सब्जेक्ट को दिया और थोड़े मेरे जो रूटीन्स है वो सही नहीं सेट हो पा रहे थे। तो मैंने इस रूटीन को इम्प्रूव करने का कोशिश किया है और ये मेरा सेकेंड रूटीन और स्केड्यूल मैंने बनाया है। तो अब मैं 7 से 8 बजे योगा और ब्रेकफास्ट के लिए टाइम मैंने रखा है। 8 से 9 बजे मैंने रिवीजन रखा है। तो मैंने जो पिछले वाले स्केड्यूल में 10 से 11 बजे रिवीजन का टाइम रखा था उसे मैंने चेंज करके 8 से 9 बजे सुबह कर दिया है और 9 से 12 मैथमेटिक्स रखा है और 12 से 1 लंच रखा है और 1 से 2 मुझे मेरे पहले वाले रूटीन में ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा ज़्यादा थक जा रही हूँ, तो मैंने 1 से 2 बजे के बीच में एक छोटा सा सोने का टाइम रखा है और नैप टाइम रखा है और 2 से 4 फिर मैं फिज़िक्स पढ़ूंगी, 4 से 7 मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगी। आपके पास हमेशा ये ऑप्शंस है कि ये जो मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, आप इन सब्जेक्ट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं डिपेंडिंग आप अपने प्रिपरेशन के बारे में क्या सोचते हैं, आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं। ये बस एक सैम्पल है, बट कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें फ़िज़िक्स में ज़्यादा टाइम देना है, तो
तो यू आर ऑलवेज वेलकम कि यू कैन चेंज द स्केड्यूल हियर। और मैंने डिनर का टाइम भी चेंज कर दिया। जो डिनर मेरा 6 से 7 था, अभी मैंने 7 से 8 का टाइम रखा है। और मैंने हॉबी का टाइम जो पहले था वो मैंने निकाल के 7 से 8 और 8 से 9 बजे का जो टाइम है मैं वो खुद को देना चाहती हूँ 2 घंटा, कि मैं थोड़ा रिलैक्स कर पाऊँ, मैं पढ़ाई के अलावा भी कुछ कर पाऊँ, ताकि मैं सफलता की ओर और अच्छे से बढ़ूँ। अब आप यहाँ देखिएगा, मैंने 9 से 11 के बीच में होमवर्क का टाइम रख दिया है। तो मुझे ये लगा कि जो होमवर्क का टाइम था 3 घंटा, मेरे होमवर्क्स उतने नहीं थे, इसीलिए मैंने उसको 3 घंटे से कम करके 2 घंटा कर दिया है। बट यहाँ पर जो होमवर्क वाला टाइम है, आप इसको अन्य विषयों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपकी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है, मे बी वो कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, या जो भी कुछ हो, आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। और मैंने अब स्लीप का भी एक टाइम बना दिया है, ताकि मैं जानूँ कि मैं कितने घंटे सो रही हूँ। ये मैंने 11 से 6 बजे तक का किया है, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि 7 घंटे की स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बॉडी को फ्रेश फील होने के लिए। बट ये थोड़ी पर्सनल चॉइस है, आपके लिए मे बी 6 घंटा या 8 घंटा भी ज़रूरी हो, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो मैंने जो स्केड्यूल है 7 बजे से बनाया है, तो इनफैक्ट आपके पास अभी भी 1 घंटा का बफर और है। आप उस टाइम में कुछ और भी कर सकते हैं जो आप चाहते हो। तो देखा जाए तो मेरे पहले रूटीन से ये वाली थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि मैंने देखा कि वो पहली वाली रूटीन मेरे लिए उतनी अच्छी काम नहीं कर रही है। और यहाँ पर भी मैंने अपने लिए टॉपिक्स लिखे हैं, तो मैथ्स में क्या कवर करना है, फिज़िक्स में क्या कवर करना है और केमिस्ट्री में क्या कवर करना है। और मैं थोड़ी अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपने लिए एक नोट लिखा है कि ड्रिंक इनफ वाटर एंड ईट हेल्दी फूड। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को हाइड्रेट करके रखें और हम हेल्दी खाएं, ताकि हमारे दिमाग और हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहे। इन सब चीज़ों के साथ एक और चीज़ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, वो है एक टाइम पर एक ही काम करना। जैसे कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तो आपने जब मैथ्स स्टार्ट किया हो और आप एक ऐसे किसी प्रॉब्लम में अटके जो आपका सॉल्व नहीं हुआ, और मान लीजिए आपने जब फिज़िक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो आप सोच रहे हैं कि आप वो मैथ्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते, तो आप देखिए कि आप फिज़िक्स पढ़ने वाले टाइम पे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने जो दोनों टाइम हैं उन दोनों का सही से इस्तेमाल नहीं किया है। तो आपको एक अपने लिए एक कट ऑफ टाइम करना पड़ेगा, जहाँ पर कि आप मैथ्स पढ़ रहे थे तो आपको मैथ्स से फिर ट्रांजिशन करना पड़ेगा फिज़िक्स में, और फिज़िक्स से फिर केमिस्ट्री में, इंग्लिश में और ऐसे विषयों में, ताकि आप जो अपने टाइम का है पूरी इस्तेमाल कर पाए। मेरे हॉबीज़ है पियानो प्ले करना और पेंटिंग करना। तो मैं अपने दिन भर के टाइम में से और मेरे वीकली टाइम में से थोड़ा सा टाइम इन चीज़ों के लिए भी निकालना चाहती हूँ, ताकि मैं रिफ़्रेश रहूँ, इनकरेज रहूँ, मोटिवेटेड रहूँ, और पढ़ाई के अलावा भी मेरे पास कुछ चीज़ें हैं करने के लिए जो कि मेरे लाइफ में मेरे लिए फ्रूटफुल होंगी। जैसे कि अभी आप और हम सभी लॉकडाउन सिचुएशन में हम बाहर नहीं जा सकते, हमें घर में ही रहना है, तो इस टाइम पर ऐसे हॉबीज़ होने भी अच्छे होते हैं। अब मैं आपके लिए कुछ बजाना चाहती हूँ और आपको थोड़ा मोटिवेट और प्रेरित करना चाहती हूँ अपने हॉबीज़ के बारे में। बेटा, ये क्या कर रही हो? पढ़ाई नहीं करना? पापा करना है, बट ये मेरा हॉबी का टाइम है, इसीलिए मैं थोड़ा पेंटिंग कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं रिवीजन करने वाली जो मैंने दिन भर में पढ़ा था। पढ़ाई के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ी एक्सरसाइज भी करें और अपने मन को फ्रेश रखें। मुझे पूरा विश्वास है, अगर विद्यार्थी इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे।
धन्यवाद।